नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी और मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल द इनक्रेडिबल गुरुकुल में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में एचटेट का 2021 का हमने प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व किया था, जिसके अंदर में हमने सीडीपी वाला पार्ट हमने क्लियर किया था। तो आज हम करने वाले हैं 2020 वाले पेपर का सीडीपी वाला पार्ट। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। हम करने वाले हैं लेवल 1 का। ठीक है, लेवल 1 का हम यहाँ पर सीडीपी सॉल्व करने वाले हैं। और क्योंकि पेपर ही लेवल 1 का है, 2020 के एग्ज़ाम में आया हुआ था। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं कि इस पेपर के पहले क्वेश्चन में क्या है। देखो, हम सभी को पता है कि हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह आ ही रहे हैं, तो हमें उनकी प्रिपरेशन हमें लगातार करते रहनी है। और मेरा जो यहाँ पर टारगेट रहता है, इनफैक्ट हमारे जो पूरे टीम का जो टारगेट रहता है वो ये रहता है कि आपको जो भी क्वेश्चन किया जाए, अब जैसे मान लो कि हम इस वाले क्वेश्चन को करवा रहे हैं, इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ें हम इसमें और एक्स्ट्रा हम आपको बता सकते हैं ताकि और भी क्वेश्चंस की तैयारी हो सके ना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पर हम सारी चीज़ों को नहीं टाल सकते। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातें तो हमारी होती रहेंगी। पहला क्वेश्चन कहता है, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा। क्या शब्द आ रहे हैं यहाँ पर? बाधा उत्पन्न करेगा। तो अधिगम का स्थानांतरण कैसा होने वाला है? ठीक है, पहले सीखा गया कार्य यानी सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने शुरुआत में कंप्यूटर चलाना सीखा। ठीक है, और इस समय जब वो कंप्यूटर चलाने के बाद अब वो कोई मशीन चलाना चाह रहा है, वो मशीन जो कि मैकेनिकल है, उसे सीखने में अगर वो बाधा उत्पन्न हो रही, तो मतलब क्या है कि उसकी जो सीखी गई जो उसकी लर्निंग थी, उसमें जो ट्रांसफ़र हुआ है, वो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी सकारात्मक है, नकारात्मक है, शून्य है, प्राथमिक है। तो देखो, जो बाधा जो शब्द है वो अपने आप में कैसा शब्द है? नकारात्मक शब्द है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा। सकारात्मक में क्या होता? जैसे हमने आपसे कंप्यूटर की बात की, तो कंप्यूटर में सपोज कि उस बच्चे ने पहले टाइपराइटर चलाना सीखा होता और टाइपराइटर के बाद अब उसे कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी होती। तो क्योंकि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है और जो टाइपिंग का जो कीबोर्ड होता है वो लगभग लगभग सेम सा ही होता है, मतलब मैकेनिक्स को अगर आप छोड़ दो, तो मीन्स वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता था। ठीक है, या फिर इनफैक्ट जैसा अब होता है ना कि आजकल के जो स्मार्टफोन सब आपके होते हैं, उसमें जो कीपैड आते हैं वो कीपैड भी कंप्यूटराइज्ड होते हैं। तो मीन्स यहाँ से भी आप, जिसको कंप्यूटर का कीबोर्ड चलाना आता है वो मोबाइल का कीबोर्ड आराम से चला लेगा, जिसको मोबाइल का कीबोर्ड चलाना आता है वो कंप्यूटर के कीबोर्ड को आराम से पहचान सकता है। ठीक है, और ज़ीरो ट्रांसफ़र क्या है? जब किसी बात से किसी दूसरी बात का कोई दूर दूर तक लेना देना ना हो। सपोज़ कीजिए कि आप यहाँ पर एक एरोप्लेन उड़ा रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर एक एरोप्लेन उड़ाना शुरू कर दिया है और वहीं पे आपको आपसे कहा जाए कि भाई कि अब आपको किचन में जाकर रोटियाँ बनानी है। तो भाई एरोप्लेन का रोटी से तो कोई ताल्लुक है नहीं, तो इसमें कैसा स्थानांतरण हो जाएगा? आपका ज़ीरो ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सी फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। फ्रायड, सिगमंड फ्रायड की बात हो रही है। ये कह रहा है पहला मुखावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, गुप्त अवस्था, गुदावस्था। इंग्लिश में अगर हम देखते हैं तो ओरल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, लैटेंसी स्टेज और एनल स्टेज। भाई देखो, यहाँ पर जिन्होंने भी थोड़ा सा भी सीडीपी को पढ़ने की कोशिश भी की है तो वो भी जानते हैं कि जो पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है ये जीन पियाजे की है। इसकी है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्था है। ठीक है, तो ये कौन सा सिद्धांत है? देखो, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया था उसमें 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था थी सेंसोरी मोटर, जिसे हम संवेदी गामक कहते हैं, और सेकंड नंबर थी हमारी पूर्व संक्रियात्मक, यानी ये जो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 में है ये पियाजे की सेकंड अवस्था है। बाकी की जो 3 है, मुखावस्था, गुप्तावस्था और गुदावस्था, ये तीनों तीनों किसकी है? फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है कि पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है? पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी? अब देखो यहाँ पर भाई, पहले मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। पहला है चर अनुपात, सतत पुनर्बलन, स्थिर अंतराल और स्थिर अनुपात। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं भाई पुनर्बलन में जो आपको देखनी है। पहला तो पार्ट है पुनर्बलन, इसकी व्याख्या किसने की? तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? क्लार्क एल हल की। ठीक है, सेकंड है पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? यहाँ पर बात आ जाती है बी एफ स्किनर की। ठीक है,
और तीसरी कंडीशन आ जा रही है कि इसकी अनुसूची क्या है। ठीक है, तीसरी क्या बात आ जा रही है, इसकी अनुसूची क्या है। तो देखो अनुसूची में आ, दो तरीके के पुनर्बलन होते हैं। कैसे होते हैं, अगर हम पुनर्बलन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो दो तरीके के पुनर्बलन है। एक तो है सतत, जिसमें कि उस पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको लगातार, उसको सतत यानी कॉन्टिन्यूस उसको रीइंफोर्समेंट दे दिया जाएगा। और सेकंड होता है आंशिक, जिसमें रुक रुक कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी क्या चीज़ होगी कि आंशिक पुनर्बलन में भी दो वाले पार्ट्स होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो है फिक्स्ड यानी रेशियो वाले, जहाँ पर आप रेशियो में कैसे दोगे, आप फिक्स्ड रेशियो भी दोगे और यहाँ पर आप इसका सेकंड क्या दोगे, ये इसके दो पार्ट्स है बेसिकली। पहला है आपका फिक्स्ड और सेकंड है आपका वेरियस या वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर इसने चार अनुपात की बात की है और आपसे स्तर अनुपात की बात की है। तो ये किसका है, ये आंशिक पुनर्बलन का एक पार्ट है। और यहाँ पर जो दूसरा वाला है वो कैसे है, वो इंटरवल वाला है। यानी आंशिक भी दो तरीके के थे, पहला था आपका अनुपात के तौर पर और दूसरा था आपका समय के तौर पर यानी अंतराल के तौर पर। तो यहाँ पर भी दो तरीके आपके हैं। कौन कौन से हैं, पहला तो है आपका फिक्स्ड इंटरवल जैसे हम कहेंगे, और दूसरा है आपका वेरिएबल इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो हमारा आंसर है, ये मैंने आपको क्यों बताया है, ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपके पास में जब कभी क्वेश्चन है तो आप इस पर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसका जो मेन आंसर है वो तो हमारा होना है सतत पुनर्बलन। ठीक है, ऐसा पुनर्बलन जब भी कभी कॉन्टिन्यूस दिया जाएगा तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है, हमेशा सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। बाकी के जो है वो आंशिक पुनर्बलन के पार्ट्स हैं। पहला वाला है अनुपात, अनुपात के दो पार्ट है आपके, वेरिएबल और फिक्स्ड। और दूसरा वाला है इसमें आपका अंतराल, जिसमें दो पार्ट है, फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही तो इस वीडियो को लाइक करते रहो दोस्तों, और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी इससे और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का निहितार्थ क्या है। पहला कह रहा है उपयुक्त पुनर्बलन की कमी, दूसरा कह रहा है उनके अनुभव की कमी, तीसरा कहते हैं जीवों की सुस्ती और चौथा कहता है अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। तो भाई देखो एक वर्ड है हमारे यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में, एक वर्ड आ जाता है वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता यानी व्यक्ति में अपने अपने खुद के कुछ ना कुछ अलग डिफरेंसेस होते हैं, है ना। तो जब जीवों की जब हम बात करें, मछली उड़ नहीं सकती मीन्स मछली को उस तरीके की उसकी जो उसका जो बॉडी जो पोस्चर है वो इस तरीके का नहीं है कि वो उड़ पाए, और उल्लू का बॉडी पोस्चर ऐसा नहीं कि वो तैर पाए। तो मीन्स क्या है, अधिगम पर जैविक सीमाएं भी होती है अपनी खुद की, तो ये उसी का प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शेपिंग की संकल्पना किसने दी है। शेपिंग की संकल्पना किसने दी है, द कॉन्सेप्ट ऑफ शेपिंग हैज़ बीन गिवन बाय, पहला आपसे कह रहा है थॉर्नडाइक ने दी है या पावलोव ने दी है, स्किनर ने दी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है स्किनर। किसने दी थी आपको, स्किनर ने आपको ये दी थी। अब ये शेपिंग का क्या मतलब है कि आप किसी भी बच्चे से या आप किसी भी ऑब्जेक्ट से आप कोई भी काम एक दिशा में करा सकते हो। इसको अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो हम इसे एरो का साइन दे सकते हैं। ठीक है, शेपिंग का मतलब क्या है, एक तरीके से एरो में डालना। एरो में डालना क्या है कि सपोज कीजिए आपको किसी चूहे से किसी लीवर पे, ये आपका मान लो माउस है, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये मान लो आपका जो माउस है, इसको आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक लीवर है जिसको जाकर दबाए। तो यहाँ पर आप शेपिंग किस तरीके से करते हैं कि पहले तो ये जो माउस जो इस पिंजरे में कैद है ये इस तरफ डायरेक्शन कर ले, तो ही आपने इसको रीइंफोर्समेंट आपने इसको दे दिया। सेकंड में क्या कर दिया कि अगर ये इसकी तरफ आगे बढ़ता है तो आपने इसको रीइंफोर्समेंट दिया। थर्ड स्टेप में आप इसे क्या करते हैं, जब एक निश्चित दूरी तय कर लेता है इसके पास तक आने की तो आप इसको रीइंफोर्समेंट देते हैं। फोर्थ में क्या है, वो इसको छू ले, सपोज करो यहाँ पर बॉडी के किसी पार्ट से छू ले। पाँचों कहते हो कि नहीं ये पंजे से ही छूना चाहिए। छठे से कहता नहीं पंजे से छूना नहीं, इसे दबाना है। तो क्या होगा कि आप किसी भी चूहे को उस काम को करने पर मजबूर कर दे रहे हो। किस तरीके से, आप उसे रीइंफोर्समेंट दे देकर आप उसको बता रहे हो कि आप उसे डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो प्रयोग किसने किया था, स्किनर ने किया था। इसके कुछ पॉजिटिव फैक्ट भी हैं और इसके कुछ नेगेटिव फैक्ट भी हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ये हम आगे, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी एक डिटेल वीडियो मिले तो नीचे कमेंट में बता देना कि मुझे एक इसकी डिटेल वीडियो चाहिए, तो फिर मैं आपको इसकी एक डिटेल वीडियो दे दूंगा। बाकी अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि शेल्डन के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। शेल्डन, क्रैशमर शेल्डन और मेयर आई एम सॉरी, शेल्डन और मेयर इन दोनों ने मिलकर
बॉडी टाइप्स बताए थे और ये बताया था कि टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी जो होते हैं वो बॉडी के शेप से भी डिफाइन की जा सकती है। तो उन्होंने 3 तरीके के टाइप बताए थे। एक बताया था उन्होंने एंडोमॉर्फी, एंडोमॉर्फी। सेकंड बताया था उन्होंने एक्टोमॉर्फी और तीसरा बताया था मेसोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी। तो मीन्स यहाँ पर आपका चौथा कौन सा है? चौथा आपका एस्थोमॉर्फी, ये इसका टाइप नहीं है, तो मीन्स आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि मीन्स कौन सी ऐसी विधि है जो सिगमंड फ्राइड ने यहाँ पर नहीं बताया है? पहला कह रहा है मुक्त साहचर्य, दूसरा कह रहा है साक्षात्कार, तीसरा कह रहा है शब्द साहचर्य और चौथा कह रहा है स्वप्न विश्लेषण। इंग्लिश में अगर हम देखें फ्री एसोसिएशन, इंटरव्यू, वर्ड एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस। सिगमंड फ्राइड ने ना 4 चीज़ें बताई थी, 4 के बल्कि बताई तो खैर बहुत सारी थी, 8 थी, उसमें से जो मेन थे वो क्या क्या था आपका? एक तो था आपका स्वप्न विश्लेषण, यानी आप ड्रीम को एनालाइज करके आप किसी के व्यक्तित्व को नाप सकते हो, माप सकते हो। शब्द साहचर्य भी उन्हीं का पार्ट था, मुक्त साहचर्य भी उन्हीं का पार्ट था। ये जो साक्षात्कार है ये पर्सनैलिटी टेस्ट के सिगमंड फ्राइड वाले जो मेथड था उसमें नहीं था। तो इसके अलावा और क्या क्या था? जैसे एक था आपका कि स्लिप ऑफ टंग, है ना, कई बार क्या होता है कि हमारी जो टंग होती है वो स्लिप हो जाती है, मेरी भी इनफैक्ट कई बार हो जाती है, मैं फंबल कर जाता हूँ। उसके पीछे पीछे सिंपल सी एक वजह क्या होती है, मैं नहीं, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त भी ऐसे हैं, हमारे बहुत सारे साथी, आप भी व्यूअर्स हैं, आप में से भी कईयों के साथ ऐसा होता होगा। उसकी सिंपल सी वजह सिर्फ इतनी सी होती है कि आपके जो मस्तिष्क के जो विचार हैं, आपके जो मस्तिष्क के जो विचार हैं वो विचार आपके हैंड राइटिंग से या फिर आपके बोलने का जो आपका जो तरीका है या बोलने की जो आपकी स्पीड है उससे वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो जाती है कि यहाँ पर कई बारी आपकी जो बोलने की स्पीड होती है, स्पीड आपकी कई बार फास्ट हो जाती है ना, कई बार आप उसको फंबल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके विचारों में बहुत कुछ है लेकिन आप उसे एनर्जेटिक वे में या फिर आप उसे काइनेटिक वे में आप उसको नहीं ला पा रहे हो। ठीक है, तो स्लिप ऑफ टंग आपका एक पार्ट था। यहाँ पर और क्या था? यहाँ पर आपके साथ में थी जिसे हम कह सकते हैं वहम। जब व्यक्ति को जब बहुत ज़्यादा वहम हो जाता है तो उससे भी आप किसी की पर्सनैलिटी को पता लगा सकते हो। उसके साथ में मनोविकार उसके कुछ हो सकते हैं, उसके मस्तिष्क में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आप उससे पता लगा सकते हैं। उसकी जो आर्ट करने का जो स्टाइल है, जो कलाकृति है, आप उससे पता लगा सकते हो कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है। उसके संस्कार हैं, आप उससे पता लगा सकते हो। देखो मैं तो आपको सिंपली बताऊँ ना, साइकोलॉजी का आप स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि कलर एनालिसिस भी अपने आप में एक किसी की बॉडी को बता सकता है, किसी की पर्सनैलिटी को बता सकता है कि वो इस समय क्या सोच रहा है और उसका व्यक्तित्व कैसा है। सपोज अगर आपने कभी, जैसे आपका माइंड अगर सैड होगा तो आप हमेशा ना ब्लैक, ग्रे, ऐसे डल कलर्स आप चूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप हैप्पी रहेंगे तो आपके मन में रेड, येलो कपड़े कभी पसंद करने जाना और कभी ऐसा सोचने की कोशिश करना, इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करना कि सैड मूड में आपको हमेशा ऐसे कलर पसंद आते हैं और हैप्पी में आपको रेड और येलो टाइप के चटक जो रंग होते हैं वो आपको पसंद आते हैं। ठीक है, चलो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर ना एक लाल रंग का ऐसा सब्सक्राइब बटन लग होगा, उसको प्रेस कर देना, साथ में ऐसे घंटी बनी होगी उस घंटी को भी दबा देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है, को पियाजे ने क्या कहा है? ये क्या कह रहा है कि कोई एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर का बच्चा है। पूर्व संक्रियात्मक स्तर कौन सा हो गया आपका? 2 से 7 साल की एज का बच्चा है। ठीक है, इस एज का बच्चा परिस्थिति के किसी सिर्फ एक ही पहलू पर ध्यान दे रहा है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा कर रहा है। सपोज करो कि उसे आपने एक बड़े ग्लास में दूध दिया, है ना, आपने उसे एक बड़े ग्लास में दूध दिया और उस ग्लास के दूध को आपने एक पतीले में या फिर एक थाली में आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो वो इस चीज़ को नहीं देखा कि उसके अंदर दूध कैसा है या दूध की उसकी खुद की भौतिक गुण क्या हो सकते हैं, वो ये देखेगा बड़ा कौन सा था। अब जैसे गिलास उसे लंबा दिखाई दिया तो लंबे को अक्सर वो बड़ा समझने की गलती कर देता है। ठीक है, तो क्या होगा, बाकी पहलुओं को वो उपेक्षा कर देगा। ये क्या पार्ट है? ये उसका केंद्रीकरण वाला पार्ट है, क्योंकि किसी एक पार्टिकुलर किसी चीज़ पर वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्राइज्ड हो रहा है। ठीक है क्या हो रहा है? सिर्फ सेंट्राइज्ड हो रहा है। बाकी इसमें क्या है? संरक्षण। संरक्षण आपका क्या होता है? संरक्षण को हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, जैसे मैंने ग्लास और इसका एग्जांपल लिया
कि जब बच्चा जब थोड़ा सा मूर्त संक्रियात्मक वाली अवस्था में आ जाता है, मतलब 7 से 12 साल की एज में आ जाता है, तो उसको एक गिलास लंबा हो या थाली पतली हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ ये पता होता है कि दूध के जो भौतिक गुण है वो समान होते हैं। क्रमबद्धता में क्या चीज़ हो जाएगी? क्रमबद्धता की अगर हम बात करते हैं तो हम ऐसा देख लेते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो एक 10 टावर की बिल्डिंग को, यानी 10 मंजिल की आपकी जो इमारत है, उसको दूर से देखे और पास में उसको सिर्फ 2 मंजिल की उसको इमारत दिखाई दे रही है। तो पास में उसको ये बड़ी दिखाई देगी और ये छोटे दिखाई देगी, तो इसको छोटा मान लेता है ना? तो सीरिएशन में क्या होता है कि इसको चाहे आप आगे रखो, चाहे पीछे रखो, चाहे दूर रखो या पास रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वाली एज में आकर, यानी मूर्त संक्रियात्मक की एज में आकर उसको पता चल जाता है कि दूर हो चाहे पास हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी खुद की जो एक इमेज है, उसकी जो खुद की एक सीरीज़ है, वो मायने रखती है। एडेप्टेशन आपका पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, मिन्सिसी का आत्मसातकरण और सामंजन, जिसे हम सबंजन भी कहते हैं, उन सब चीज़ों का एक छोटा सा पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सी स्वालीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है? स्वालीनता युक्त बालक का मतलब कौन सा चिल्ड्रन है? ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि कभी भी अगर आप साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाला पार्ट भी आपको देखना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी पर आप डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि हिंदी में ना आप किसी भी एक बात के आप कई मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है ना? जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है ना कि एक शब्द है मोबाइल, है ना? मोबाइल शब्द है, मोबाइल का मतलब अंग्रेजी में सिंपल एक होता है कि जो चल सके, जिसको आप इधर उधर ले जा सको। लेकिन हमारे मोबाइल का क्या मतलब है? सबसे पहली बात है, ये मोबाइल एक फ़ोन को भी कहते हैं, ठीक है? फिर जो चलित वाला वाहन है उसकी एक अलग ही बात है? और ये कोई ना कोई दूसरा कोई इसका मतलब निकाल सकते हैं। तो वाला हिंदी में क्या होता है ना, सिंपल यार, कि हिंदी में आप किसी एक शब्द के कई सारे अर्थ दे सकते हो, लेकिन इंग्लिश में क्योंकि जो वर्ड दे दिया है वही वर्ड आपका चलेगा। जैसे स्वालीनी वर्ड आप ले लो, किसी जगह पर इसे स्वालीन की जगह मान लो कुछ और कर दिया, तो वहाँ पर आप क्या करोगे? आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए आपको ऑटिस्टिक याद होना चाहिए। चलो खैर ज़्यादा डीप में नहीं जाते। पहला क्वेश्चन, पहले इसका ऑप्शन कहता है पैक्स एक विधि है इसकी, सेकंड कहता है ब्रेल है, तीसरा कहता है टेलर फ्रेम है, चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपकी PECS जो विधि है, ये आपका पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, इसको हम क्या कहते हैं? पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, ये वाला आपका पार्ट है। किसका पार्ट है ये? स्वालीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है, PECS। इसके अंदर में क्या होता है, यहाँ से ना ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक जो चिल्ड्रन होते हैं, उनसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर बच्चा ऐसे जवाब देता है, आई वॉन्ट। यहाँ पर उनको एक 4 ऐसे ऑप्शंस दे देते हैं कि इन चारों में से किसी एक पर क्लिक कर सके, मीन्स किसी एक पर वो उंगली रख सके। सपोज कीजिए कि उसे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो यहाँ पर लिखा होगा आई वॉन्ट, यहाँ पर एक कोका कोला की एक इमेज बनी होगी, यहाँ पर एक पेप्सी की इमेज बनी होगी, सपोज करो, यहाँ पर कोई फ्रूटी की इमेज बना देगा, ठीक है? यहाँ पर कोई बियर की, सॉरी नहीं, बियर नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक ले लो यार, लिम्का की इमेज बना ले, ऑटिस्टिक बच्चा है यार, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसे एक इमेज उसको बना के दे दी कि आई वॉन्ट क्या, तो वो बच्चा उस पर क्लिक कर देता है, वहाँ से उसकी कम्युनिकेशन आपकी हो जाती है। कौन सा मेथड कहलाता है ये? PECS मेथड कहलाता है। और यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है ब्रेल, ब्रेल का मतलब होता है जो जिसकी प्रॉब्लम है ना आँखों की, जिसे हम कहते हैं CWS बच्चे हैं जिनकी आँखों की प्रॉब्लम है, जो अंधे हैं, जिनकी आंखों की रोशनी कम है, उन बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्या निम्न में से क्या प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग हो सकता है? प्राथमिक पुनर्बलक यानी कि आप पहली बार आप किसी से मिल रहे हैं या पहली बार कोई बच्चा आपके सामने आ रहा है, आप उसे रेनफोर्स करना चाहते हैं, तो आप किससे करेंगे? क्या आप उसकी प्रशंसा करेंगे या उसे एक बिस्किट देंगे, बहुत अच्छा कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो प्राथमिक पुनर्बलक की जब हम बात करें, छोटा बच्चा है तो हम उसको बिस्किट देकर हम उसको रेनफोर्स जल्दी कर सकते हैं। ये एक अच्छा प्रभावी सिस्टम होगा, क्योंकि प्रशंसा करना, बहुत अच्छा कहना, बच्चा अभी ना मूर्त अवस्था में है, किसमें है? बाल्यावस्था में है। और बाल्यावस्था में बच्चे को जो चीज़ें उसके हाथ में छुई जा सके ना, उससे वो ज़्यादा मोटिवेट होता है, ठीक है? तो ये प्रशंसा और ये कैसे हैं? ये दोनों दोनों कैसे हैं? अमूर्त है, तो यहाँ पर बात नहीं हो सकती इनकी। तो जब भी कभी हम बात करेंगे प्राइमरी रेनफोर्सर की, तो यहाँ पर हम एक बिस्किट पकड़ा देते हैं। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा ना कि हमारे जो सनातन धर्म है, और या हम ये कहें कि हमारे भारत की जो प्रथा है, उसमें क्या है कि जब भी कभी कोई छोटा जो बच्चा होता है, वो जब किसी मेहमान के घर में जाता है, तो वहाँ पर मेहमान उसे या तो मिठाई वगैरह देकर या टॉफ़ी देकर या कुछ
ऐसे 10 या 20 रुपए उसे पकड़ाकर उस बच्चे का मनोबल बढ़ाते हैं और वो बच्चा फिर वहाँ पर बार बार जाना पसंद करता है। ठीक है, तो ये रीइंफोर्समेंट का कि पापा आपकी बार वहीं चलेंगे, वहाँ पर आंटी पैसे भी देती है। चलो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना भाइयों। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि डिस्ग्राफिया एक प्रकार है, किस चीज़ का डिस्ग्राफिया प्रकार है? क्या चलन अक्षमता है, या फिर दृष्टि दोष है, या फिर मानसिक मंदता है, या फिर अधिगम अक्षमता है? चलन अक्षमता वो बीमारियां हैं जहां पर लिम्स जो होते हैं ना आपके, कूल्हे जो होते हैं वहां सर, या फिर जो आपके जो जोड़ होते हैं, जोड़ों से किसी तरीके की आपके रेस्ट्रिक्शन आ जाए और वो व्यक्ति कोई काम ना कर पाए, चाहे वो उसके हाथों की प्रॉब्लम हो या फिर उसके पैरों की प्रॉब्लम हो, जहाँ पर वो अपने बॉडी पार्ट्स को ठीक तरीके से मूव नहीं कर पा रहा है। तो ये तो वो वाला पार्ट होता है। दृष्टि दोष में क्या है कि उस व्यक्ति को मान लो कि वो क्या बोलते हैं उसको, मोतियाबिंद हो सकता है, या फिर वो व्यक्ति दो दृष्टि दोष जिसे हम कहते हैं, है ना, मायोपिया जो होता है आपका, मायोपिया या हाइपर मायोपिया, ऐसी कोई बीमारी हो सकती है। तो ये उसकी बात करें। मानसिक मंदता मतलब मेंटली रिटार्डेशन है, मेंटली रिटार्डेड कोई बच्चा है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो डिस्ग्राफिया जो है ये एक तरीके की एक अस्थिर, या जिसे हम कह सकते हैं कि अस्थायी तौर पर एक ऐसी अक्षमता है जो कि अधिगम में आ सकती है, जिसके अंदर में बच्चा जो है वो लिखने में परेशानी महसूस करता है। क्या करता है? लिखने में परेशानी महसूस करता है। ग्राफिंग क्या है? डिस्ग्राफिया मतलब ग्राफिंग में उसे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कहता है कि किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? हम यहाँ बात नहीं करेंगे किसका क्या है, यहाँ पर बस हम बात करें किसने पहले दिया था। पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था 1965 में। कोहलबर्ग ने दिया था 1969 में। गिलिगन गिलिगन ये हमारे जो गिलिगन जिसे हम कहते हैं, ये हमारी कोहलबर्ग की ही एसोसिएट थी, कोहलबर्ग की एसोसिएट थी, और इन्होंने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की थी। और आलोचना करने के बाद में इन्होंने महिलाओं के लिए स्पेशल एक नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने बनाया था, एक ऐसे थ्योरी दी थी। इनका ये कहना था कि कोहलबर्ग ने जितनी भी नैतिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या की है वो सारी की सारी किस पे आधारित है? वो पुरुषों पर आधारित है। ठीक है, तो मीन्स गिलिगन ने जब, क्योंकि कोहलबर्ग के विकास के सिद्धांत की, नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की, मीन्स बाद में की होगी, तो यहाँ पर जो विनर है वो कौन है? वो हमारे पियाजे हैं। तो जीन पियाजे ने सर्वप्रथम 1965 में नैतिक विकास के सिद्धांत को सबसे पहले दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है। वर्ग समूहन यानी बच्चा यहाँ पर क्लासिफाई कर सकता है चीज़ों को, क्लास को ग्रुप कर सकता है कि राउंड राउंड चीज़ें एक तरफ आएंगी, ट्रायंगल शेप की चीज़ें एक तरफ आएंगी। ऐसी क्लासिफिकेशन कौन से स्टेज में कर सकता है? यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास में संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अच्छा, यहाँ पर क्लासिफिकेशन एक और हो सकती है कि जो बर्तन हैं वो आपके एक तरफ आ जाएंगे, जो बाथरूम का जो सामान है वो आपका दूसरी तरफ आ जाएगा। मतलब इसको क्लासिफाई करना कि कौन सी चीज़ें किस पार्टिकुलर यूज़ में आ सकती है, ये कौन सी एज में होता है। ये हमेशा होता है 7 से 12 साल की एज में। ये हालांकि पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, डिपेंड करता है, लेकिन सामान्यता की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। तो पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, ये तीसरी स्टेज है इनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें ये चीज़ें होती है। ठीक है, जीन पियाजे के चारों स्टेज आपके एक साथ दे रखी है। संवेदी गामक अवस्था की जो एज है वो है आपकी 0 से 2 वर्ष की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के 2 से 7 वर्ष की, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक आपका 7 से 12, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो आपकी 12 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए है ना। तो जीन पियाजे की बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है। निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? माँ आज सूरज उदास है मतलब उसने क्या कर लिया? उसने सूरज को एक सजीव वस्तु मान लिया है। कैसी वस्तु मान लिया है? एक सजीव वस्तु मान लिया। भाई अगर आप सूरज को सजीव वस्तु मान रहे हो मतलब आप सीधे सीधे आप एनिमिज्म वाले पार्ट में हो, जीववाद वाले पार्ट में हो, जहाँ पर व्यक्ति जो है, यहाँ पर जो बच्चा है वो हर एक वस्तु को जो उसके सामने निर्जीव है उसको भी सजीव मान लेता है। वो किसी एक छोटी सी डॉल को कपड़े पहना सकता है। ठीक है, जब जो छोटा बच्चा होता है, माफ़ कीजिएगा मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन आप इसे समझ सकते हैं कि एक डॉल बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे पापी गुड़िया क्यों ना हो जाए।
चलो, और इसमें क्या है कि आदर्शवाद की यहाँ पर बात करें, प्रकृतिवाद की बात करें, आत्मकेंद्र की बात करें, नहीं यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, तो भाई ये सीधे सीधे जीववाद की बात करें। यहाँ पर बताने के लिए बहुत ज़्यादा खास है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार। अच्छा, यहाँ पर आप देखो कि पियाजे के अब तक 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, तो मीन्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ये कहता है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, अभी हमारा साथ तुमने देना है। सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं? आत्मसातीकरण में, समंजन में, अभियांत्रिकरण में, या फिर अनुबंधन में? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया ऐसी जहां पर बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन करेंगे? स्कीमा बेसिकली क्या है? एक छोटे बच्चे ने एक गिलास को छुआ, उस गिलास में गर्म दूध था। कैसा दूध था? गर्म दूध था। आई एम सॉरी, थोड़ा सा पॉल्यूशन बढ़ गया है दिवाली के बाद में, और मौसम भी काफ़ी चेंज हुआ है, तो जितने भी साइड की आवाज़ें हैं इनको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। हम बच्चे के गर्म दूध पर फोकस करते हैं। बच्चा आया, बच्चे ने आकर इस गर्म दूध के गिलास को छुआ, तो उसे कैसा लगेगा? उसे गर्म लगेगा। तो पर बच्चा ने एक क्या कहते हैं, एक स्कीमा बनाने की कोशिश करता है। ये उसकी जन्मजात उसकी प्रतिभा होती है क्योंकि इस गिलास को अगर वह छुएगा तो वो उसे गर्म लग सकता है। लेकिन सेकंड टाइम पे ऐसा होता है कि अब की बार उस गिलास में ना ठंडा पानी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ठंडा पानी रखा हुआ है। अब ठंडा पानी के गिलास को जब वो छुएगा तो पहली बात तो डरेगा, लेकिन जब उसे छुएगा तो उसे एक अलग अनुभव होगा। तो यहाँ पर उसको ठंडा महसूस होगा, भी उसे नहीं पता कि वो गर्म है या ठंडा है। गर्म का मतलब क्या है कि उसे पेन होता है, उसे दर्द होता है, तो समझता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। और अगर उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है तो उसे समझ में आता है कि ये चीज़ अच्छी है, मतलब उसके अनुभव के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो उसने चेंज किया कि अब वो ग्लास को जब भी देखेगा तो वो अब कंफ्यूज रहेगा कि इसमें गर्म चीज़ है ठंडी चीज़ है, तो अब वो बाकी चीज़ों पे ध्यान देगा। तो कौन सा वाला पार्ट है? समंजन वाला पार्ट है। क्या है? एकोमोडेशन वाला पार्ट है। यहाँ पर वो क्या करेगा? वो एकोमोडेट करेगा उस चीज़ों से कि ग्लास हमेशा गर्म नहीं होता, कभी कभी ठंडा भी होता है। ठीक है, तो ये एक नए स्कीमा का ऐसा निर्माण कर लिया है। अब आगे क्या होगा उसके लिए देखते रहिए अगला एपिसोड CID का। चलो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से ऊपर पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? यहाँ पर देखो, बात कर रहा हूँ ऊपरी सीमा। ये बात है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की ये जो सिद्धांत है ये हमारे लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, और इन्होंने कहा था कि एक किसी भी काम के 3 स्टेज होंगे। पहली स्टेज कहते हैं कि बच्चा क्या कर सकता है, यानी आई कैन डू इट। थर्ड आपकी स्टेज कहते हैं आई कांट डू इट, आई कांट डू इट। और तीसरा कहता है आई कैन डू इट विद हेल्प, यानी अगर मुझे मदद मिले तो मैं इस काम को कर सकता हूँ। आई कैन डू इट मतलब बिना मदद के जब वो काम कर रहा है तो ये उसका ये वाला एरिया है। और एक ऐसा एरिया है जिसको नहीं कर सकता, वो एरिया कौन सा? ये वाला एरिया है जिसे वो नहीं कर सकता। लेकिन बीच में एक और एरिया ऐसा है जो कि अगर उसे मदद मिल जाए तो वो उसको पूरा कर सकता है। तो ये बीच वाला जो एरिया है ना, इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं संभावित विकास का स्तर। क्या कहते हैं? संभावित विकास का स्तर। यानी यहाँ तक तो बच्चा कम से कम पहुँच सकता है अगर उसे कोई गाइड कर दे बढ़िया सा। ठीक है ना? और इन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है? संभावित विकास का स्तर कौन सा है? ऊपरी सीमा। इन दक्ष व्यक्ति की सहायता से वो पूरा कर सकता है, वो कौन सा है? वो हमारा संभावित विकास का स्तर है। ठीक है, इसको हम आगे भी देखेंगे। अभी आगे हमारे पास और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो ना कि यार इसके ऊपर आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिले, तो डिटेल्ड वीडियो के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन बता दो, आपको इसके डिटेल वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हर एक चीज़ों की एक एक टॉपिक में आपका कवर करा सकता हूँ, बशर्ते हमसे कोई पूछे तो सही। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कौन से पद का तात्पर्य है एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से? कौन सा पद निम्न में से ऐसा है जो सही उत्तर की संभावना को बढ़ा सकता है?
पहला कह रहा है मस्तिष्क उद्वेलन, दूसरा कह रहा है प्रॉम्प्ट करना, तीसरा कह रहा है सलाह देना, चौथा कहते हैं इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर की संभावना देखो यहाँ पर, अगर आपने हिंदी देखी तो यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट का प्रॉम्प्ट दे दिया, इंग्लिश में प्रॉम्प्ट को प्रॉम्प्ट कह दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रॉम्प्ट की जो हिंदी है वो अभिप्रेरणा भी होती है। क्या होती है? अभिप्रेरणा भी होती है। इस प्रॉम्प्ट को मोटिवेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा प्रॉम्प्ट वाले पार्ट में कि जो टीचर है या जो भी उसको सिखाने वाला है विद्यार्थी को, वो क्या करेगा, वो बच्चे को मोटिवेट करेगा सही आंसर को देने के लिए। अब ब्रेनस्टॉर्म करने से क्या होता है कि उस बच्चे के दिमाग में जो जितने भी परतें होते हैं वो साफ होने लग जाती है, तो यहाँ से उसको आंसर को ढूंढने में मदद मिलती है ना। लेकिन अगर आप उस बच्चे को मोटिवेट करते हो तो बच्चा सही आंसर को देने में ज़्यादा तेजी दिखाएगा। सलाह देने में यानी आप उसे एडवाइस कर, आप उसे सजेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, तो हो सकता है कि आपको चीज़ें उस तरीके से ना चले जैसी चलनी चाहिए। ठीक है, तो आपको राइट आंसर कौन सा होगा? आपका सेकंड होगा प्रॉम्प्ट। क्लियर है? इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको इंग्लिश भी पढ़नी चाहिए थोड़ी थोड़ी। नेक्स्ट कहता है मॉडलिंग आधारित है। मॉडलिंग, ये मॉडलिंग वो रैंप मॉडल वाली नहीं है। ये किस पर आधारित है, यानी कहाँ की बात की जा रही है? क्या शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर, या प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर? वह देखो मॉडलिंग जो शब्द है वो शब्द का यूज किया था अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने किया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। कहाँ पर किया था? सामाजिक संज्ञानात्मक के सिद्धांत पर। किस पर किया था? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी पे मॉडलिंग का यूज किया गया था। इसके लिए जो अच्छा यहाँ पर देखो नीचे एक और क्वेश्चन आता है, मैं आपको इसे पूरा ही बता देता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं किसके लिए? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के। तो पहले ही ऑप्शन आपका कैसा है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो इन दोनों का मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या चीज़ है कि इन्होंने प्रयोग किया था बेबी डॉल का प्रयोग। क्या किया था? बेबी डॉल का प्रयोग किया था। इस प्रयोग में इन्होंने छोटे बच्चे को ना 3 मूवीज दिखाई। 3 मूवीज में पहली मूवी जो आधारित थी वो आधारित थी सोशल बिहेवियर पर। किस पर थी? सोशल बिहेवियर पर। सेकंड मूवी आधारित थी लव पर, यानी प्रेम जिसे हम कहते हैं, अफेक्शन हम इसे कह सकते हैं। सॉरी छोटा बच्चा है तो हम इसे लव नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर आप गलत समझ सकते हैं। तीसरा था वायलेंस पर। किस पर था? वायलेंस। हाँ ये केजीएफ वाला वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड। हिंसा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? हिंसा की बात कर रहे हैं। भाई कीबोर्ड की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हमें पेन ही चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? हिंसा की बात कर रहे हैं। सोशल बिहेवियर की जब उसे मूवी दिखाई गई और उसको बेबी डॉल पकड़ाई गई उस छोटे से बच्चे को, तो उसने उस बेबी डॉल के साथ में सोशली बिहेव किया। और जैसे उस बच्चे को लव और अफेक्शन वाली मूवी दिखाई गई और उसके हाथ में फिर बेबी डॉल दी गई, तो उसने उस बच्चे के साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार किया। लेकिन वहीं जैसे ही उस बच्चे को बेबी डॉल दी गई वायलेंस वाली मूवी दिखाने के बाद में, तो उसने उस गुड़िया को जब उठाकर पटका, उसको मारा पीटा, मीन्स क्या है वो हिंसात्मक हो गया। तो ये क्या चीज़ है? ये मॉडलिंग है कि बच्चा जैसा देखेगा वैसा ही सीखेगा। हमारे माँ बाप भी तो कहते हैं ना इस चीज़ को हमेशा से कि बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। ये किसका पार्ट है? ये अल्बर्ट बंडूरा का पार्ट है, जिसमें उन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर बल दिया था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना यार। देखो यहाँ तक आ गए हो तो लाइक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और याद रखना ये जो आपके क्वेश्चन है ना बाकी के, ये भी आपके इसके साथ साथ तैयार हो जा रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखो मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत की बात करेंगे तो किसके बात की थी? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर सिगमंड फ्रायड ने बात की थी। तो यहाँ पर अल्बर्ट बंडूरा नहीं है, यहाँ पर कौन है? यहाँ पर सिगमंड फ्रायड है। संवेगात्मक विकास का सिद्धांत की बात किसने की थी? ये बात की थी आपसे जीन पियाजे ने। और नैतिक विकास के सिद्धांत की बात सबसे पहले तो जीन पियाजे ने की थी। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे कोलबर्ग आए, फिर उनकी एक शिष्या थी कैरल गिलिगन, वो आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? ऑटिज्म, ये क्वेश्चन पहले भी आया था ऑटिस्टिक बच्चे वाला इसी सीरीज में। ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की थी हमारे कैनर साहब ने। किसने की थी? कैनर साहब ने। कैनर यानी कि लियो कैनर, लियो कैनर। इन्होंने ऑटिज्म को सर्वप्रथम आपका व्याख्यात किया था और इन्होंने बताया था कि सोशल कम्युनिकेशन नाम की एक चीज़ होती है जिसमें बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है। ऐसा बच्चा कौन सा कहलाता है? वो ऑटिज्म से पीड़ित कहलाता है। मीन्स बच्चा वो सोशली लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता, चीज़ों को बार बार रिपीट करता है, या उसका बिहेवियर जो होता है वो रिपीटेटिव होता है।
अगर आप हॉलीवुड में देखना चाहोगे इससे रिलेटेड मूवी, तो एक मूवी आई थी आर्टिपिकल, या फिर एक मूवी आई थी इनसाइड आउट, है ना। और अगर आप हमारे बॉलीवुड में देखना चाहोगे तो किंग खान की एक मूवी आई थी जिसका नाम था शायद माई नेम इज़ खान, यस, माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। इस मूवी में भी जो शाहरुख खान को जो दिखाया गया था वो ऑटिज्म से पीड़ित दिखाया गया था। ठीक है, तो मूवीज़ भी देखो कभी कभी सिखा देती हैं आपको। हाँ, सारी मूवीज़ नहीं, कुछ एक अच्छी मूवीज़ होती हैं। आजकल बड़ा ही अफसोस होता है सुनते हुए, सोचते हुए, समझते हुए कि बॉलीवुड को काफ़ी ज़्यादा निराशाओं का सामना करना पड़ रहा है। पर चलो, अच्छी मूवीज़ आएंगी बॉलीवुड की भी, और कभी ये भी सुधरेगा। और नहीं सुधर पाएगा तो भाई किया क्या जा सकता है, हर इंडस्ट्री का एक अंत होता है, हर कोई रिटायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? निरीक्षणात्मक अधिगम यानी जहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, या जहाँ पर ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है किसी भी लर्निंग को। तो पहला कह रहा है ध्यान, दूसरा कह रहा है संग्रहण, तीसरा कह रहा है उत्पादन, और चौथा कह रहा है तैयारी। भाई देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा, थोड़ा सा भी अगर आप लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे, बात किसकी कर रहा है? निरीक्षण करने की कर रहा है, ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। तो ऑब्जर्व करने की तैयारी कैसे हो सकती है? इसके 4 पार्ट हैं बेसिकली। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका ध्यान, एक है आपका संग्रहण, क्या है? संग्रहण। तीसरा है आपका उत्पादन, और चौथा है आपका अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। चौथा पार्ट कौन सा है? अभिप्रेरणा। यह तैयारी नहीं है। तो आपका राइट आंसर कौन सा है? वो चौथा है इस क्वेश्चन। अच्छा, पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया स्कैनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं। हाँ ठीक है, बाकी चीज़ें आप समझ ही गए हो, चारों चारों ऑप्शन है जिसमें ध्यान, संग्रहण, उत्पादन तीनों दे रखे, लेकिन तैयारी जो है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का पार्ट नहीं है। ब्रोफेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन किसके उदाहरण है? ऐसा पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब ब्रोफेन ब्रेनर ये नाम देखो डीएलएड वालों के सामने पहली बार आ सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम जिस तरीके से हाई हो रहे हैं, जिस तरीके से आपके कंपटीशन बढ़ रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको साइकोलॉजी की आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज भी आपको लेनी पड़ेगी। तो ब्रोफेन ब्रेनर ने बेसिकली अपना एक मॉडल बनाया था। उस मॉडल के अंदर उन्होंने बताया था कि जो बच्चे का जो जैव पारिस्थितिकी जो होती है, उसका जो बायो इकोलॉजिकल जो मॉडल है, उसके कुछ पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट है उसका माइक्रो। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है माइक्रो। फिर एक पार्ट है उसका मेसो, जिसे आप मीज़ो भी कह सकते हैं। तीसरा है एक्सो। चौथा है इसका मैक्रो, और पांचवा है इसका क्रोनो। ठीक है, ये 5 इसके पार्ट है: माइक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम और मेसो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में उसके बच्चे आते हैं, मतलब बच्चे मतलब कि उसके जो भी उसका परिवार है, बेसिकली मदर है, फादर है, और उसके जो भाई बहन है, वो सब किसके पार्ट है? वो सूक्ष्म तंत्र के उदाहरण है। ठीक है, तो राइट आंसर तो आपका क्या है? सूक्ष्म तंत्र है। लेकिन अब क्वेश्चन आ जाता है कि बाह्य तंत्र में कौन कौन से आते हैं, या फिर बृहद तंत्र में कौन से आते हैं, समय तंत्र में कौन कौन से आते हैं, तो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। मेसो में वो लोग आते हैं जिनका पेरेंट्स यानी उस बच्चे से दोनों लोगों का सीधे सीधे ताल्लुक है। जैसे घर पे तो पेरेंट्स हैं और स्कूल में टीचर्स हैं। ठीक है, घर पे पेरेंट्स और स्कूल में टीचर्स है, बच्चा इन दोनों से सीधे सीधे लगाव में है। तो ये बच्चा यहाँ पर देखता है कि पेरेंट्स और टीचर के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा है। ये क्या है? ये उसके बायो इकोलॉजिकल मॉडल का सेकेंड पार्ट है, जिसको हम मीसो कहते हैं, मीसो सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तीसरा है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में वो लोग हैं जो बच्चे से तो रिलेटेड आपके पेरेंट्स हैं यहाँ पर। और तीसरा आपका पार्ट आ जाता है वहाँ पर कंपनी, या उसका जो, जैसे हम कहते हैं बॉस, कंपनी के जैसे बॉस हो गया कि बच्चा पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, उस जॉब में उसका कैसा बिहेवियर है, या उसकी कंपनी कैसे, कौन बताएगा? उसको पेरेंट्स बताते हैं। तो एक्सो का पार्ट है यहाँ पर। पेरेंट्स से तो बच्चा डायरेक्ट टच में है, लेकिन कंपनी से टच में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है मैक्रो। मैक्रो में उसके कल्चर की बात आ जाती है कि कल्चर से किस तरीके से वो जिसे हम कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। और फिर बात आ जाती है आपकी क्रोनो की। क्रोनो में मतलब कि सोशल लाइफ उसकी कैसी है, सोशल लाइफ में किस तरीके से बात की जाती है। यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है। ठीक है, अब उसकी डेथ को भी अलग अलग तरीके से बताया जाता है उसकी उम्र के हिसाब से, कि अगर बच्चा अगर जैसे
छोटी एज में मर गया तो उसकी कंडीशन कुछ अलग हो सकती है, बीच की एज में मर गया तो उसकी कुछ कंडीशन अलग हो सकती है। तो इसके वहाँ पर सोसाइटी जो है, जो उसकी सोशल जो लाइफ है, वो उन चीज़ों को किस तरीके से देख रही है, पर इसकी बात होती है। तो ये बात की थी, किसने की थी? ब्रोफेन ब्रेनर ने की थी। इसके बारे में आप थोड़ा डीप अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में बता देना यार। जिस भी टॉपिक की आप वीडियो चाहते हैं आप उसे कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो इसको लाइक करते चलो दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? तो भाई देखो, ब्रूनर ने 3 आपकी स्टेज दी थी। पहली दी थी इनएक्टिव, जिसमें बच्चा प्रॉपर काम करता है, अपनी इंद्रियों का पूरा इस्तेमाल करता है। दूसरी थी प्रतिबिंबात्मक, यानी बच्चा यहाँ पर आइकन्स के थ्रू काम कर रहा है। तीसरी संकेतात्मक, जहाँ पर बच्चा सिंबॉलिक तौर पर ही चीज़ों को इलेबोरेट कर ले रहा है। एक्रेलिक कोई अवस्था नहीं थी जो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में थी। 3 ही थी, तीनों की तीनों आपको दे रखी है। तो इस आपको जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये भी नाम ऐसा हो सकता है, बहुत सारे बच्चों ने पहली बार सुना होगा, मेयर और सलोवे। मेयर और सलोवे के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है? कॉन्सेप्ट ऑफ किसमें? इमोशनल इंटेलिजेंस में मेयर और सॉल्वे के अनुसार कौन से इसमें से नहीं है? तो भाई देखो, इसमें आप देखोगे समझ, प्रत्यक्षण, प्रबंधन और रचना। कंस्ट्रक्शन जो है ना, भावनात्मक बुद्धि का एक संप्रत्यय नहीं है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है उपयोग। राइट क्या है यहाँ पर? उपयोग है। मीन्स आपका जो ऑप्शन तुम बचा रहे हो बिल्कुल आपका ठीक है। भावनात्मक बुद्धि को आप बना नहीं सकते, इमोशंस आपके ऑलरेडी होते हैं। मैकडूगल के अनुसार ये 14 हैं, है ना? तो ये आपके ऑलरेडी आपके अंदर होते हैं। तो यहाँ पर आपको इनकी समझ होती है, आप इसको परसेप्ट कर सकते हैं, आप इसको मैनेज कर सकते हैं और आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी रचना नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? कोहलर वही व्यक्ति हैं जिनको आप गेस्टाल्टवादी कहते हैं। कोहलर वही व्यक्ति हैं जो कि गेस्टाल्टवादी समूह के एक हिस्से थे, जिसके अंदर मैक्स वर्दीमर, कोफका, कोहलर और कर्ट लेविन का नाम आता था। कोहलर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत दिया था, और कोहलर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सुल्तान पर प्रयोग किया था। और यहाँ पर ये प्रयोग का क्या नाम था? अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत, कि जो भी बच्चा है या जो भी जीव है वो अपने खुद की सोच के हिसाब से भी किसी काम को, किसी क्रिया को कर सकता है। ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? कोई व्यक्ति किसी बच्चे के आंखों के सामने आता है, उसे वो दिखाई देता है, लेकिन अगर सामने नहीं है तो बच्चा उसके एग्जिस्टेंस को ही भूल जाता है। ये आरंभिक संवेदी गामक अवस्था का एक पार्ट है। ऐसा आपने अपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो कि अभी 2 साल से बहुत छोटा है, यानी 1 साल से भी छोटा हो सकता है, उसकी आंखों के सामने अगर कोई घर का फैमिली मेम्बर है तब तो उसको देखकर खुश हो जाता है, लेकिन अगर नहीं है तो उसको बिल्कुल ऐसे इग्नोर करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। मतलब ऐसी कोई चीज़ होती भी है, पापा नाम की कोई चीज़ है भी, ऐसा उसे पता भी नहीं अगर वो ऑफिस चले गए हैं। तो कौन सी स्टेज है वो? आरंभिक संवेदी आगामक अवस्था की स्टेज है। ठीक है। अब बाकी के 3 ऑप्शन यहाँ पर बेकार में दे रखे हैं, तो इसको बताने की खास ज़रूरत नहीं है। अब किशोरावस्था में अगर ये चीज़ आ जाए तो फिर वो बच्चा फिर कैसे मेंटल रिटार्डेड हो गया, या भगवान ना करे वो किसी और दूसरी परेशानी से पीड़ित हो सकता है। चलो हम आते हैं आज के इस टेस्ट की सीरीज के 27वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि कहता है निम्न में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? प्रतिच्छेद बिंदु पर यानी इंटरसेक्शन पर है। सकारात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। भाई देखो, छोटा सा हैक है, हम बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है यहाँ पर? शिक्षण शास्त्र। आप किसी को टीच कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, पैडागोजी वाले पार्ट की। अब शिक्षण शास्त्र कहाँ पर होता है? बच्चों के साथ में होता है। ठीक है, बच्चों के साथ में, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के साथ में ये चीज़ें होंगी, जो लर्नर है। ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्केप फोल्डिंग की संकल्पना किसने दी है? तो भाई देखो, इस क्वेश्चन की हमने पहले ही बात कर ली, लेव वाइकोस्की ने इसको दिए थे। तो मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल ठीक है। स्केप फोल्डिंग कौन सा वाला पार्ट है? स्केप फोल्डिंग वही ऊपरी सीमा है जिसका जिक्र आपसे किया गया था, कि जहाँ पर बच्चे का जो 30 वाली जो बीच वाली स्टेज थी ना, कि आई कैन डू इट विद हेल्प,
ये वो वाली स्टेज थी। तो इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट था, अब इस पार्ट तक पहुंचने के लिए उस बच्चे को जिस जिस भी निर्देशों का उसे पालन करना था, उसको स्कैफोल्डिंग का नाम दिया गया था। जिस जिस पार्ट का, जैसे मान लो जो भी निर्देश उसने देने हैं गाइड को, जो भी उसका गार्जियन होगा, वो आपका स्कैफोल्डिंग का पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने क्या कहा है। ये क्या है कि जब बच्चा 2 से 6 साल की एज का होता है, चाहे वो नर हो या मादा, वो अपने से अपोजिट सेक्स की तरफ वो अट्रैक्ट होता है। नर यानी कि अगर वो छोटा बच्चा है तो अपनी माता की तरफ अट्रैक्ट होगा, और अगर वो छोटी बच्ची है तो अपने पिता की तरफ अट्रैक्ट होगी। अट्रैक्ट होना मतलब अफेक्शन दिखाना, कि जो छोटा बच्चा होगा अपनी माँ को ज़्यादा प्यार करेगा, और जो छोटी लड़की होगी वो अपने पिता को ज़्यादा प्यार करेगी। और बाकी को वो कैसे करते हैं, बाकी को वो हॉस्टाइल नेचर में रखते हैं, लेकिन दोनों के साथ वो अफेक्शन शो करते हैं। तो जब भी कभी नर इस काम को करते हैं तो इसको ऑडिपस ग्रंथि कहा जाता है, यानी ऑडिपस ग्रंथि के कारण करते हैं। जब भी कभी मादा करते हैं यानी बालिका की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है इलेक्ट्रा ग्रंथि, उसके यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण ही एक बालिका जो कि 2 से 6 साल की बच्ची है, वो अपने पिता के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट रहती है, फिर उसके साथ वो ज़्यादा अफेक्शनेट रहती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है कि किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट कहा था। भाई देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल रटने वाला है। यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, जॉन लॉक की। किसने कहा था ये, जॉन लॉक ने कहा था। जॉन लॉक एक बहुत ही बड़े जिसे हम कहते हैं राजनीतिक विज्ञान के विद्वान थे। यहाँ सेकंड नाम आपको देखा डार्विन। डार्विन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको इवोल्यूशन थ्योरी दी थी। इवोल्यूशन थ्योरी यानी कि आपका थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास का सिद्धांत की थ्योरी इन्होंने दी थी आपको। स्पिनोजा जो है ये एथिक्स के एक बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, प्लेयर इन द सेंस कि मतलब विद्वान थे। और वॉटसन जो है ये व्यवहारवादी थे, यानी व्यवहारवाद के जनक हम वॉटसन को कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों के चारों नाम यहाँ पर हैं, और चारों के चारों नाम के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। तो ये थे हमारे आज के वो 30 क्वेश्चन जो कि एचटेट के 2020 के एग्ज़ाम में आ रखे थे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया होगा तो भी, और अगर आपको अच्छा लगा होता है वीडियो को लाइक तो आप कर ही सकते हो ना। तो लाइक आप कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, और कमेंट आप कर देना। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अच्छा हाँ, मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाह रहा था कि इसमें जो भी आपके नेक्स्ट भी जो आपके जो पार्ट्स हैं, जैसे आपके हिंदी के हैं या फिर आपके इंग्लिश के हैं या फिर आप मैथ्स के हैं, अगर आप चाहते हैं कि इनके ऊपर भी आपको वीडियोस मिल जाएं और आप चाहते हैं कि क्वेश्चन भी आपके सॉल्व करवा दिए जाए, क्योंकि हमारा सीधा सीधा जो टारगेट है ना वो है PYQ उसको सॉल्व कराने का। प्रीवियस ईयर के अगर आपने क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए अब, क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो को अगर आप देखेंगे 2021 वाली को, तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि 2020 से सीधे सीधे उठाकर 2021 में पूछ लिए गए हैं। सीधा इन द सेंस कि हल्का सा क्वेश्चन को बस ट्विस्ट किया है और बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम हो जा रही हैं। तो अगर आप PYQ उसको सॉल्व करेंगे तो मीन्स आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके और भी जो पार्ट्स हैं आपके, इंग्लिश है, हिंदी है, GK है, रीजनिंग है, आप उनके भी आप उसकी एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।